गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज मैं फिर से आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स एंड जीके का लेके आया हूं। तो आइए चलिए शुरुआत कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन है नैनीताल, चेन्नई, शिमला या भोपाल। आपको बताना है कि अनुराग ठाकुर ने जो है हाल ही में ड्रोन कौशल प्रशिक्षण का जो है उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चेन्नई। तो अभी उन्होंने फिलहाल में जो है हाल फिलहाल में चेन्नई में जो है पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण का जो है सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आइए इसका एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 दिसंबर 2022 को चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस की विनिर्माण इकाई के 1000 योजनाबद्ध ड्रोन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया और गरुड़ एरोस्पेस की ड्रोन यात्रा ऑपरेशन 777 को भी हरी झंडी दिखाई। ऑपरेशन 777 का उद्देश्य भारत में 777 जिलों में ड्रोन की प्रभावशालिता को प्रदर्शित करना है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा संगम मोबाइल ऐप कितने भाषाओं में लॉन्च हुआ है? तो आपको बताना है कि भाषा संगम जो मोबाइल ऐप है वो कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च हुआ है। इसमें ऑप्शन है 16, 18, 22 या 10। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 22। हमारे आर्टिकल 8 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, आपको याद रखना है। तो इस ऐप के ज़रिए भी जो है हम लोगों ने 22 भाषाओं को इस ऐप में शामिल किया गया है। आइए इसका एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने जानकारी दी है कि भारत भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मोबाइल ऐप को उपयोगकर्ताओं को अनुसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक बातचीत सामान्य भावों से परिचित कराने के लिए विकसित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? इसके ऑप्शन है मनिका बत्रा, मेघना अहलावत, अंकिता दास या श्रीजा अकुला। आपको बताना है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है TTFI जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसकी पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेघना अहलावत। तो अब ये क्यों बनी है? अभी ये हाल फिलहाल में जो है पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन का। आइए इसका एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। हाल ही में मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। मेघना अहलावत पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला की पत्नी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले कार्यकारी बोर्ड को सस्पेंड कर दिया था। मेघना TTFI की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे जो होता है वो हर साल किस डेट को मनाया जाता है? 1 जून को, 25 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या 1 मई को? तो आपको बताना है कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज 10 दिसंबर। तो ये हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं इसका विश्लेषण एक बार। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया था। मानवाधिकार दिवस की आधिकारिक स्थापना 4 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 317वीं प्लानरी बैठक में की गई थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो आपको बताना है जो टाइम पत्रिका है जो साल भर में एक बार एक पर्सन को जो है चुनती है पर्सन ऑफ द ईयर के लिए, तो उसको उन्होंने इस बार किसको चुना है? ऑप्शन है ऋषि सुनक, कमला हैरिस, वोलोदिमिर जेलेंस्की या नरेंद्र मोदी। तो इस बार जो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है वो है वोलोदिमिर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। इनको इस बार चुना गया है। आइए इसका एनालिसिस देख लेते हैं। टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ साथ द स्प्रिंट ऑफ यूक्रेन को साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। टाइम मैगजीन ने बुधवार को ये ऐलान किया कि ये अवार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने पिछले 12 महीने में वैश्विक घटनाओं का सबसे अधिक प्रभाव डाला हो। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, यही हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन एक बार। फोर्ब्स द्वारा जारी द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन में भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो आपको बताना है फोर्ब्स द्वारा जो जारी की जाती है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वुमेन का खिताब भारत की कितनी महिलाओं को मिला है 2022 में? तो इसके ऑप्शन से 5, 7, 6 और 9। तो आपको बताना है कितनी महिलाओं को इस बार शामिल किया गया है। तो इसके जो आंसर्स हैं वो है 6 महिलाओं को। भारत की 6 महिलाएं इस बार शामिल हैं। आइए इसका एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
जो 36वें स्थान पर हैं, लगातार चौथी बार सूची में है। एचसीएल टेक की चेयरमैन रोशनी नादर मल्होत्रा को 53वां स्थान मिला है। भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष माधवी पुरी बूच सूची में 54वें स्थान पर हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल 67वें स्थान पर हैं। बायोकॉन लिमिटेड और बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड की कर्मचारी कार्यकारी चेयरपर्सन और संस्थापक मजूमदार शॉ 72वें स्थान पर है। ब्यूटी और लाइफस्टाइल रिटेल कंपनी नायका के संस्थापक और सीईओ फाल्गुनी संजय नायर 89 स्थान पर हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके ऑप्शन है इटली, ईरान, अफ्रीका या भारत। तो इसका आंसर जो है वो है इटली। इस बार जो है इटली में जो है रोम में इसका जो है उद्घाटन किया जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं इसका एनालिसिस एक बार। ये है इटली और आपको जो है अगले एनालिसिस में देख लेते हैं एक बार। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 6 दिसंबर 2022 को रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के प्रस्ताव को आयोजित किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया है। भारत में बाजरा मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है, जिसके लिए कम पानी और कृषि निवेश की आवश्यकता होती है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन एक बार। सरकारी टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने हाल ही में कितने करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार किया है। तो आपको बताना है कि टेलीमेडिसिन जो कंपनी है, इसने जो है हाल ही में कितने करोड़ का जो है सरकारी आंकड़ा पार किया है। तो इसका जो एनालिसिस है ये 8 करोड़ का आंकड़ा जो है पार किया है इस बार टेलीमेडिसिन ने, 8 करोड़ का। सॉरी, मैं जल्दी आगे चला गया। तो आइए इसका एक बार एनालिसिस देख लेते हैं हम लोग। एनालिसिस है इसका कि सरकारी कंपनी जो टेलीमेडिसिन है उसने एक बार जो है 8 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, और ये ई संजीवनी नाम से 2022 में जो है दिसंबर 2022 में 8 करोड़ टेली परामर्श दे चुकी है। इस संजीवनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक भौतिक परामर्शों का विकल्प प्रदान करने का प्रयास करती है। योजना की शुरुआत नवंबर 2019 में हुई थी। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसे नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विसेज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह की 18वीं बैठक जो है आयोजित की गई है। तो आपको बताना है कि भारत और किस देश के बीच में। तो इसका आंसर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है जी, आइए एनालिसिस देख लेते हैं एक बार कि किसके किसके बीच आयोजित की जा रही है बैठक। तो यह है भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह की 18वीं बैठक 5 और 6 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीयूष गोयल ने किया और बांग्लादेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व के मुखलेसुर रहमान ने किया। बैठक में सीमा पर बाड़ लगाने और अवैध रूप से पार करने, आतंकवाद का मुकाबला करने, तस्करी आदि जैसी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता जुटाने के लिए भारत किस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है। तो आपको बताना है कि हम सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 7 दिसंबर को। आइए इसका भी एनालिसिस देख लेते हैं कि आखिर ये क्यों मनाया जाता है और 7 दिसंबर से रिलेटेड इसका क्या महत्व है। तो इसका एनालिसिस जो है, प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को भारत सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है ताकि सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता जुटाई जा सके। 28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों को सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाने का फैसला किया। कल्याणकारी योजनाओं को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष, जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, मनाया जाता है।